ओके स्टूडेंट, तो इसमें इंडेक्स नंबर्स आज का टॉपिक है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट इंडिसेस होते हैं, ठीक है ना। जो आप बच्चों ने जो है वो जो बच्चे स्टेट्स जिन्होंने पढ़ी होगी, ठीक है ना, बिजनेस स्टेट्स पढ़ी होगी, जो बच्चे कॉमर्स हैं उन्होंने तो डेफिनेटली पढ़ी होगी स्टेट्स। बाकी किसी और बच्चे ने भी अगर बिजनेस स्टेट्स पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा डिफरेंट होते हैं इसमें। फिशर इंडिसेस होता है, लेमन होता है, और उसमें क्या कहते हैं पैशिस इंडिसेस होता है, ठीक है ना, लेस्पर्स इंडिसेस होते हैं। डिफरेंट प्राइस इंडिसेस हैं और उनके डिफरेंट जो है वो पर्पस है यूज़ करने का, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से वो डिफरेंट इंडिसेस कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आज देखेंगे, आज के इंशाल्लाह ताला उसमें। तो व्हाट इज गोल ऑफ द दिस प्रेजेंटेशन के डिस्क्राइब द टर्म इंडेक्स के इंडेक्स होती क्या है। सबसे पहले ये इसमें देखेंगे इंशाल्लाह ताला, साथ साथ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेटेड एंड अनवेटेड इंडेक्स, ये देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स, construct and interpret a precious price index और construct and interpret a value index, ठीक है ना। ये होगा लास्ट होगा explain how the consumer price index is constructed and interpreted। ये इंशाल्लाह ताला हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के इंडेक्स नंबर्स में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर्स, एंड इंडेक्स नंबर measures the relative change in price, ठीक है। ये बेसिकली जो प्राइस के अंदर जो चेंज आ रहा होता है बेसिकली वो आपको बेसिकली बता रहा होता है परसेंटेज के अंदर कि कितना परसेंट जो है वो प्राइस के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है, ठीक है ना। इसमें एक आपके पास जो है वो बेस प्राइस होती है, वो बना लेते हैं, और बेस प्राइस के हिसाब से फिर देखा जाता है कि डिफरेंट जो है वो या तो मंथ वाइज देखते हैं, मंथ की क्वांटिटी उठा लेते हैं, ईयर वाइज उठाया जाता है वैल्यूज़ को, ठीक है ना। और उसमें देखा जाता है कि परसेंटेज वाइज जो है क्या क्या उसमें चेंज आ रहा है। तो एन इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, कि जितना भी प्राइस में रिलेटिव चेंज आ रही है बेसिकली आपको वो उसकी मेजरमेंट है बेसिकली। क्वांटिटी वैल्यू बता रहा होता है उसकी, ठीक है, क्वांटिटी वैल्यू और सम अदर आइटम ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर, एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक जो चेंज आया है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप बच्चे देख रहे होंगे न्यूज़ में चल रहा है शुगर के हवाले से और फ्लोर के हिसाब से आटे की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो वो यूँ समझ लें कि हॉट डिस्कशन है वो तो शुगर का ही है कि शुगर प्राइसेस जो है वो इतनी बढ़ती जा रही हैं कि लास्ट गवर्नमेंट में 55 से कभी ऊपर नहीं गई, अब जो है वो 90 तक पहुंच गई है। इस गवर्नमेंट में भी जो है पिछले तकरीबन 2 साल का टाइम स्पेंड किया है इस गवर्नमेंट ने, तो 2 साल के अंदर अंदर जो है वो प्राइस 90 रुपीज़ तक जो है वो पहुँच गई है। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये डिफरेंट टाइम ऑफ फ्रेम में अगर आप देखना चाहें तो वो ऐसे हो सकता है कि पिछली गवर्नमेंट में आप देख लें कि लास्ट 4 ईयर्स में देख लें, ठीक है ना। अगर जैसे अभी लेट से कि जून चल रहा है तो आप उसमें उठा लें कि जून जो है वो अभी जो वो जून 2020 है, ठीक है, लास्ट ईयर उठा लें, जून 2019 है, जून 2018 है, जून 2017 है, जून 2016, ये एक फिक्स मंथ आपने ले लिया पिछले 4 सालों का, और इसमें आप देखते जाएं कि कितना जो है वो शुगर के रेट क्या थे इसमें, ठीक है ना। उसमें फिर आप बेस ईयर बना लें, किसी एक साल को बेस ईयर आप बनाएंगे, जैसे बोलो जो उसमें सबसे समझ लें कि ओल्डर ईयर होगा वो उसमें 2016 है, सबसे पुराना जो साल है उसको आप बेस ईयर बना के और उसके हिसाब से फिर आप देखते जाएंगे उसको। अगर आपने 2016 की जो शुगर प्राइस थी उसको अगर आपने बेस ईयर बना लिया तो उसके हिसाब से फिर आप देखेंगे कि 2016 से 17 में क्या चेंज आया, 2016 से 18 में चेंज क्या आया, और सिमिलरली 2016 से जो है वो 19 में और 20 में क्या चेंजेस आए, वो फिर आप देखेंगे। तो इंडेक्स बेसिकली आपको ये प्राइस जो भी रिलेटिव चेंज आ रहा होता है इसमें वो आपको बताता है, ठीक है ना, डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। उससे फिर आपको आइडिया होता है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो। जैसे एक चीज़ और आती है, हम देखते हैं कि उसमें इन्फ्लेशन रेट देखते होते हैं, ठीक है ना, यानी देखते हैं कि महंगाई की शरह जो है वो पिछले साल क्या रही, उससे पिछले साल क्या रही, पिछली गवर्नमेंट की बात करते हैं क्या रही, 5 साल पहले क्या थी, 10 साल पहले क्या थी। तो वो देखते हैं कि ग्रेजुअली महंगाई की शरह में ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंट होता जा रहा है। उसके और डिफरेंट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर आपको
बेसिकली ये बता रहा होता है कि इन परसेंट जो है वो उसमें कितना जो है वो रिलेटिव चेंज आ रहा है। सेकेंड पॉइंट है अ सिंपल इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन जस्ट वन वेरिएबल। ये यानी सिर्फ एक वेरिएबल की में जो है वो आपको सिर्फ एक वेरिएबल के लिए आपको रिलेटिव चेंज जो है वो बता रहा हूँ। तो होपफुली जो एक सिंपल डेफिनेशन इंडेक्स नंबर की या व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इंडेक्स नंबर ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि इसका मेन पर्पस क्या होता है। ओके, सी एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स इन जनवरी 1995, ठीक है, 1995 में द एवरेज आवरली अर्निंग्स ऑफ production workers was $11.47. In June 2005 it was $16.07, ठीक है। ये अब देखें, आप इसमें देखिए दो आपको टाइम पीरियड इसमें दिए हैं, ठीक है, एक 1995 का दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, और ये है क्या बेसिकली ये जनवरी 1995 का है, ठीक है। रिपोर्ट है इस इदारे की है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, ये जो है वो नेम है उसका जहाँ का ये डाटा है, ठीक है ना। आप बच्चों को याद होगा स्टेट्स हम बिजनेस स्टेटिस्टिक्स इस कोर्स के अंदर हम डाटा कलेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि डाटा कलेक्शन सबसे पहली चीज़ डाटा कलेक्शन ही होता है। और स्टेट्स की इम्पोर्टेंस किस वजह से है, वो इसी वजह से है कि ये आपको बेसिकली जो है वो एनालिसिस बता रही होती है, ठीक है ना, और उसमें फिर आप जो है वो बिकॉज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनी डाटा आप उसके एनालिसिस करके आप फिर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आप उसमें जो है वो क्या इंक्रीमेंट हो रहा है कि या उसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, और कहाँ पे जो है वो आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है बिफोर एनालिसिस कि वी मस्ट हैव डाटा, ठीक है ना, वो डाटा हमारे पास होना जरूरी। डाटा की टाइप्स वगैरह कितनी होती हैं, क्या होती हैं, और वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वो पूरी बच्चों को याद भी होगा। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये वो इदारा है जहाँ का डाटा है, ठीक है, जिससे डाटा लिया गया है। इनके मुताबिक जनवरी 1995 का है एवरेज आवरली अर्निंग्स ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स का जो है वो आवरली अर्निंग जो है उसका डाटा है बेसिकली, ठीक है ना। तो उसमें बता रहे हैं आपको कि 1995 में जो है वो $11.47 था, और जून 2005 में ये जो इदारा है उसके मुताबिक, ठीक है, ये बताता है कि $16.07 जो है वो आवरली जो है वो अर्निंग थी, ठीक है ना। अब आपको किसमें क्या चेक करना है कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ आवरली अर्निंग्स। आपको इंडेक्स बताना है कि इंडेक्स क्या होगा आवरली अर्निंग्स का ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स फॉर जून 2005 बेस्ड ऑन जनवरी ये। यानी इसमें बेस है जैसे मतलब जिस तरह मैंने आपको शुगर की एग्जांपल दी और 2016, 17, 18, 19 एंड 20 का मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, और उसमें यही कहा था कि सबसे जो उसमें ओल्डर ईयर होता है उसको बेसिकली मोस्टली उसको बेस ईयर बनाया जाए, उसको हम बेस ईयर बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको साथ साथ बता चलूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम जो सबसे ओल्डर ईयर होता है हिस्टोरिकल डाटा में हम उसी को जो है वो बेस ईयर बनाए, ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा मेन कंसर्न जो जिस ईयर में होता है हम उसको बेस ईयर बना लेते हैं, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल 2016 को हम बेस ईयर बना लें और डाटा आपके पास जो 2015 का भी हो, 2014 का भी हो, 2013 और 12 का भी हो, लेकिन कुछ ऐसी फैक्टर्स जो है वो रहे 2016 में जिसकी बिना पर आपने ये डिसाइड किया कि नहीं हम बेस ईयर बनाना चाहेंगे 2016 को, और 2016 को बेस ईयर बना के अब हम चेक करेंगे बाकी ईयर्स में जो है वो क्या रिलेटिव चेंज आया है, ठीक है। तो ये इसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सबसे ओल्डर ईयर होगा उसी को ही बेस ईयर बनाया जाए, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो ओल्डर ईयर्स होते हैं उसी को बनाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हम रिलेटिव चेंज देख रहे होते हैं, ठीक है ना, चेंज देख रहे होते हैं कि पिछले सालों में क्या चेंज आया। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी चीज़ की प्राइस वैल्यू उठा लें, पिछले 10 सालों में उठाएंगे आपको कम मिलेगी, 5 सालों में उठाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो जो 10 सालों में होगी वो पिछले 5 सालों में तो नहीं होगी, ठीक है ना। जो लास्ट 10 ईयर्स में अगर फॉर एग्जांपल शुगर की जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर इसी की वैल्यू आप प्राइस वैल्यू उठा के देख लें तो 2010 में जो होगी वो 2005 में नहीं होगी, सॉरी जो 2010 में थी वो 2015 में नहीं होगी, ठीक है। 2010 में जैसे बातें कम होगी, 2015 में उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये तो दैट इज़ वाई जो ओल्डर ईयर होते हैं उसको ज़्यादातर जो है वो बेस ईयर बनाया जाता है। सब बच्चों को आवाज़ आ रही है? ठीक है, गुड। की पॉइंट्स ये स्लाइड में आपसे अभी शेयर भी कर लूँगा सर यहाँ पे, और आप इसमें बट इट इज़ बेटर कि आप इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो नोट करते जाया करें, साथ साथ स्लाइड नंबर नोट करते जाया करें,
ठीक है, कौन सी स्लाइड नंबर थी, उसमें क्या चीज़ थी, ये कौन सा पॉइंट था, ये नोट करते आया करें। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है इसका कि जब आप प्राइस इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं कि एवरेज आवरली अर्निंग्स ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स इन फरवरी 2000, ये 2000 आपको ये इसमें बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक ये मिसिंग है इसमें, लेकिन फरवरी 2006 के लिए अगर आपको निकालना था, यहाँ पे आना ही चाहिए फॉर्मूले में 2000, बेसिकली यहाँ पे निकालना था कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ आवरली अर्निंग्स ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स फॉर जून 2005 के लिए निकालना। तो यहाँ पर ये जो आपको फॉर्मूले में नजर आ रहा है ना फरवरी 2006, यहाँ पे जून 2005 आएगा एक्चुअली, ठीक है, ये आप बच्चे इसमें करेक्शन नोट कर लीजिएगा। ओके, बेस्ड ऑन जनवरी 1995, ठीक है, यहाँ पे बेस्ड ऑन जनवरी 1995 ही आएगा आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जाहिर सी बात है, एक चीज़ आप फॉर्मूले में आपको आइडिया हो रहा होगा कि अपॉन डिवाइड में जो डिवाइड में आपके पास जो है वो हमेशा क्या आता है, बेस ईयर आता है। डिवाइड में क्या आता है, बेस ईयर आएगा हमेशा, ठीक है। और न्यूमरेटर में आपके पास जो है वो हमेशा वो ईयर आएगा कि जिसका रिक्वायर्ड होगा इंडेक्स, ठीक है। तो ये 100 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, इसका मतलब कि आप यहाँ देख सकते हैं 16.47, ठीक है। यहाँ से भी आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे मिसप्रिंट था फरवरी 2006, क्योंकि $16.07 जो है वो जून 2005 का है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे न्यूमरेटर में $16.47 अपॉन 1995 में अगर आप देखें तो आपको वैल्यू क्या गिवन थी, कितने डॉलर थी आवरली अर्निंग जो थी प्रोडक्शन की, वो 11.47 थी। तो 16.47 को डिवाइड करेंगे 11.47 से, तो और जो भी आंसर आएगा आपके पास उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में आपके पास आंसर आ गया 147.6। तो इसका मतलब ये हुआ जो रिलेटिव चेंज आया है वो मोर देन 100% है, ठीक है ना, यानी 143.6 जो है वो चेंज आया फ्रॉम 1995 टू 2005। क्लियर है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं इसी तरह की एग्जाम्पल होगी, ठीक है, बट वैल्यूज चेंज जाएंगी। आइडिया आपको हो गया होगा प्रीवियस एग्जाम्पल से कि अगर आपको इंडेक्स निकालना होता है तो जिसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है वो न्यूमरेटर में, और जो बेस ईयर होता है या बेस वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आ रहा होता है। ओके, एंड इंडेक्स कैन ऑल्सो कंपेयर वन आइटम विद अनदर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ द कैनेडियन प्रोविंस ऑफ British Columbia in 2004 was 4,196,400, and for Ontario it was 12,392,700. What is the population index of British Columbia compared to ओंटारियो, ठीक है। अब कंपेयर करना है किसके हिसाब से, ठीक है, ओंटारियो के हिसाब से करना है, और किसका करना है, इंडेक्स फाइंड किसका करना है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन इंडेक्स ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया का फाइंड करना है, इट मीन्स कि जिसका इंडेक्स फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इस तरह से फॉर्मूला फिर आप एडजस्ट करेंगे, साथ साथ देते जाइएगा, कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो फिर इसी तरह से आप करेंगे, ठीक है ना। ये जो की पॉइंट साथ साथ बताता है तो उसको नोट करते आया करें। तो इसमें ब्रिटिश कोलंबिया जो है ये न्यूमरेटर में आ गया, पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, और पॉपुलेशन ऑफ ओंटारियो ये आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये डेफिनेटली दो ही वैल्यूज हैं तो ये बेस ईयर हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 100। ब्रिटिश कोलंबिया की जो पॉपुलेशन थी वो ये थी विच इज़ अबाउट 4 मिलियन, ठीक है और 12 मिलियन जो थी, अबाउट 4 मिलियन जो थी, सॉरी 12 मिलियन जो थी ये थी ओंटारियो की। डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये 33.9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स जो हुआ, ठीक है ना, इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन फॉर ब्रिटिश कोलंबिया इज 33.9 फाउंड बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर? सर इसमें बेस ईयर कैसे पता किया, मतलब देखें इसमें दो वैल्यूज ही हैं आपके पास में, ठीक है ना। एक तो आपके पास था ये बेसिकली ये जो था आपके पास एक ही साल का था, ये इसमें एक ही ईयर है, लेकिन पॉपुलेशन है वो दो स्टेट्स की, कनाडा की, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन ऑफ ये देखें कैनेडियन प्रोविंस ऑफ ये ब्रिटिश कोलंबिया इन 2004 वॉज, ये इतनी थी पॉपुलेशन, ठीक है ना, किसकी, ब्रिटिश कोलंबिया की, ठीक है। और ओंटारियो की जो थी वो इतनी थी, साल एक ही है। इंडेक्स किसका फाइंड करना है, इंडेक्स फाइंड करना है आपको ब्रिटिश कोलंबिया की, उसका मतलब जिसका इंडेक्स फाइंड करना है, साल तो एक ही है, ठीक है, जिसका इंडेक्स फाइंड करना है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और बेस आपके पास फिर वो हो जाएगा
कि जिसका उसमें उन्होंने जाहिर सी बात है इंडेक्स फाइंड आउट आपको नहीं करना, तो ऑब्वियसली वो फिर ओंटारियो के रिस्पेक्ट से ही हो जाएगा ना, बेस तो फिर आपको ये बन जाएगा। सही है। आप समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे इस तरह से होता, मैं आपको पाकिस्तान की अगर एग्जांपल ले दूँ कि अभी जो लास्ट टाइम जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? 2018 में हुआ था आई थिंक, ऐसा ही है ना? यस सर, शायद 2018 में हुआ था। 2018 में हुआ था। तो उसमें अगर उसमें जो भी हमारे पास पॉपुलेशन का आया था अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, तो उसके हिसाब से अगर पॉपुलेशन देखें 2018 में सिंध की उसमें देख लें, या डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? चलें हम बिग सिटीज़ की अगर बात करते हैं, कराची ले लें, लाहौर ले लें, इस्लामाबाद ले लें, पेशावर ले लें, ठीक है ना, और कोयटा ले लें। इन सिटीज़ की अगर आप बात करें तो उसमें अगर आपको किसी एक का अगर मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ और कहता हूँ कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ द सिटी कराची, या फाइंड इंडेक्स ऑफ सिटी कोयटा, ठीक है ना, तो उसमें सॉरी सॉरी गला खराब है, सॉरी। तो उसमें अगर आपसे इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए कहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने जो आपको मेंशन किया वो तकरीबन 4 to 5 सिटीज़ मेंशन की है मैंने आपको पॉपुलेशन में, ठीक है ना? तो उसमें मैं फिर आपको ये भी हाईलाइट करूँगा कि बेस जो रखना होगा आपको, वो कौन सी सिटी की पॉपुलेशन को रखना होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वांटिटी 2 हैं आपके पास, यहाँ पे जो स्टेट्स बताई गई हैं कनाडा की, वो 2 ही स्टेट्स बताई हैं, ठीक है ना? तो उसमें ज़ाहिर सी बात है अगर एक का आपको, ठीक है, कॉमन सेंस की यहाँ बात है कि अगर एक ब्रिटिश कोलंबिया का अगर आपको इंडेक्स फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली बेस कौन-सा बन जाएगा? ओंटारियो बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? सही सर, समझ गया। ठीक है, हाँ, ये तो ये सच है। और ये एक क्वेश्चन आप बच्चे नोट भी कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया, नेट पे आप सर्च कीजिएगा, जो सिटीज़ मैंने आपको बताई है ना पॉपुलेशन की, इसमें आप हर सिटी का जो है वो फाइंड आउट करेंगे, उसमें इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे पॉपुलेशन का, ठीक है? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा सब बच्चे। आप क्वेश्चन बल्कि लिख लें, मैं आपको डिक्टेट कराता हूँ, प्लीज़ राइट द क्वेश्चन। और ये असाइनमेंट में इंक्लूड होगा। फाइंड ये सर फाइंड क्या आगे? फाइंड द पॉपुलेशन इंडेक्स यस सर। फाइंड द पॉपुलेशन इंडेक्स ऑफ यस सर, आगे। find the population index of Karachi, comma of Karachi, यस सर। comma Lahore, लाहौर, यस। comma Islamabad, इस्लामाबाद, comma Peshawar, पेशावर and एंड Quetta. कोयटा। By using the base बेस city of Lahore, सिटी ऑफ लाहौर। लाहौर, ठीक है। और एक तो चलें ठीक है, एक की रिस्पेक्ट से कर लें, वरना मैं कराची की रिस्पेक्ट से भी चाह रहा था कि आप उससे भी कर लेते सबको। चलें एक का ही निकाल लें, आप फाइंड आउट कर लें। इसमें अब आपको ये करना होगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आप नेट पर सर्च कीजिएगा कि पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2018, तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, और इन बिग सिटीज़ की आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी कि कितनी पॉपुलेशन थी 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो सब पे निकालना है, बेस सिटी सब में लाहौर का रखना है। सब में लाहौर का मतलब ये है कि जैसे आपको अब यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ठीक है ना, आप फॉर्मूला इसी तरह से तो बनाएंगे और डिनोमिनेटर उसमें में लाहौर आएगा। जी बिल्कुल, सबके डिनोमिनेटर में सबके लाहौर होगा, और ऊपर जो होगा वो चेंज आपके पास चेंज होता रहेगा, यानी जो आपको 5 बिग सिटीज़ बताई हैं, ऊपर कराची आ जाएगा, इस्लामाबाद आ जाएगा, डिफरेंट चेंज करते रहेंगे, वैल्यूज़ निकालते रहेंगे। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर।
क्लियर हो गया? ये नोट कर लें, इसमें फॉर्मूला नोट कर लें, ये क्वेश्चन नोट करें जल्दी से। तो कर लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने भी कर लिया? नहीं, 1 मिनट सर, वो फॉर्मूला लिख रहा था मैं। लिख लें, जल्दी से लिख लें। ठीक है, सही है सर। अच्छा इसी तरह एक क्वेश्चन इसमें और ऐड आप कर लीजिएगा, और वो जो मैंने आपको एयर्स बताए थे ना, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वर्बली, किसकी? शुगर की। ठीक है, सही। तो एक क्वेश्चन आप इसी तरह का बना लीजिएगा इसमें कि फाइंड द प्राइस इंडेक्स, प्लीज राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। फाइंड द प्राइस इंडेक्स ऑफ शुगर। तो ये भी असाइनमेंट क्वेश्चन है। ये भी असाइनमेंट में इंक्लूड होगा। ठीक है, फाइंड द प्राइस इंडेक्स ऑफ शुगर शुगर sugar for the years of for the और years ईयर of ऑफ 2016, comma 2017, comma 2018, comma 2019 and 2020 by using, ये years लिख लीजिएगा 2016 से लेके 2020 तक। ठीक है, बाकी बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? क्या मोबाइल कबर्ड के ऊपर रख के चले गए? सही सर। सर यही नो सर। सर यही है सर। आप सुन बच्चों रहे के हैं अलावा, सर। आप बच्चों के अलावा भी दूसरे बच्चों की आवाज़ नहीं आती। इन बच्चों की तो मुझे नाम भी याद होगा इसलिए, बाकी बच्चों का तो कुछ पता ही नहीं है ये आपका क्या रोल है। तो फिर जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो इन्हीं बच्चों के नाम याद रह जाएंगे, फिर मुझे ये बात याद रखिएगा आप। बाकी बच्चों की आवाज़ नहीं आती। जैसे गर्ल्स में अगर एक बच्चा है तो वो अक्सर की आवाज़ आती है, रहीम है, जालिब हैं, फारूक हैं, शायान हैं। मेरा ख्याल है इन बच्चों की शायद ज़्यादातर मोस्टली यही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बाकी बच्चे आई डोंट नो। एनीवे तो ये ईयर्स आप नोट कर लें शुगर के लिए, और इसमें हाँ आगे लिखिएगा बाय यूजिंग द बेस ईयर ऑफ 2016। ठीक है, बाय यूजिंग द बेस ईयर ऑफ 2016। अच्छा इसमें जो आप मंथ यूज करेंगे ना, मंथ, वो आप चाहें तो किसी एक ईयर के साथ लिख लीजिएगा, बाकी ईयर में भी वही यूज होगा। आप मंथ इसमें यूज कीजिएगा मई का, मई। 2016 है ना बेस ईयर, बेस ईयर 2016 है और मंथ में मंथ में होगा, क्योंकि डिफरेंट आप देखें ना, हर पाकिस्तान में तो खैर आपको पता है यहाँ प्राइस फिक्स होती ही नहीं है। ठीक है ना, आप जनवरी में देखेंगे आपको कुछ और शुगर की प्राइस और बाकी चीज़ों के भी ऐसे होगा प्राइस मिल रहे होंगे, फेब में देखेंगे कुछ और मिलेगा, मार्च में कुछ और मिलेगा। तो इसलिए आप किसी एक मंथ को फिक्स कर लें कि उसके हिसाब से आप देखें। अच्छा बाकी ईयर में भी वही मंथ रहेगा। ठीक है, सही। तो ये आप जी सर, सही। सर पूरे ईयरली का नहीं देखना, हर साल में किसी एक मई का देखना है हमने। हाँ हाँ, हर साल में सिर्फ एक मंथ का आपको जो वैल्यू उठानी होगी, देखनी होगी। सही है, यस सर। और उसको ईयर से कंपेयर करना है। उसको इससे कंपेयर करना है जी। ब्रैकेट में चाहे तो मेंशन कर दीजिएगा मई। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए अनदर एग्जांपल ऑफ एग्जांपल नंबर 3। द फॉलोइंग एक्सेल आउटपुट शोज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन मिलियन। नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं मिलियन के अंदर हैं, और इसमें फॉर द 5 लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2014। ठीक है ना, यानी ये बेसिकली 5 लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में, उनका जो है बेसिकली पैसेंजर्स का एक डाटा है जो मिलियन में है। ठीक है, व्हाट इज द इंडेक्स फॉर, आप इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है, किस किस के लिए फाइंड आउट करना है? एटलांटा, शिकागो, लॉस एंजलिस,
एंड डेलास व्हाट कंपेयर टू डेनवर, ठीक है ना। किससे कंपेयर करना है, किसके रिस्पेक्ट से, डेनवर के रिस्पेक्ट से जो है इन सब का आपको जो है वो कंपेयर करना है। यहाँ अगर आपको ये डाटा नज़र ना आ रहा हो तो मैं और इसको थोड़ा सा करता हूँ। ये आप देख सकते हैं सबका जो है ये बेसिकली पैसेंजर्स की लिस्ट है, मिलियंस के अंदर है, ठीक है ना। और इनका ये एक बार ग्राफ भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। आप इस ग्राफ विजुअल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से आप बच्चे फैमिलियर हैं, हम मिड से पहले ये सारा काम कर चुके हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो आप बच्चों को आता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ। ग्राफ से आपको आइडिया हो रहा है कि एटलांटा जो है इसका सबसे ज़्यादा, इसके नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 80 के करीब हैं, यानी 79.1 ये मिलियंस में हैं सारे बेसिकली, ठीक है, मिलियंस में हैं ये सारे पैसेंजर्स। शिकागो की आप बात करें तो इसमें 69.5 हैं, लॉस एंजलिस की बात करें 55 हैं, ठीक है, डैलस की अगर आप बात करें 53.3 हैं, और डेनवर की बात करें तो 37.5 हैं। ये पैसेंजर्स की बेसिकली लिस्ट है। तो इसमें ओके, यहाँ आप देखें ये तो वो डाटा था जो एक्सेल शीट पे था, ठीक है ना। तो आप देखिए कैसे पैसेंजर्स के लिए आप निकालेंगे। होपफुली क्वेश्चन आप बच्चों ने अंडरस्टैंड कर लिया वहाँ पे किसके रिस्पेक्ट से निकालना है, याद है ना किसके रिस्पेक्ट से निकालना है। डेनवर के सर। डेनवर के। डेनवर। ठीक है, ठीक, गुड। तो इसके रिस्पेक्ट से आपको इंडेक्स निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये डाटा है पूरा जो एक्सेल में था आपने यहाँ पे लिया है, पैसेंजर्स की लिस्ट है, ये इंडेक्स आप कैसे निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ गिवन है। देखिए सबको फॉर्मूला आपने अगर पॉपुलेशन वाले में देखा होगा जिसमें 2 स्टेट्स थी कनाडा की, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से कैलकुलेट किया था आपने कि जिसके रिस्पेक्ट से निकालना जो बेस है वो हमेशा किस में आएगा, डिनोमीटर में होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो डिनोमीटर में है, ठीक है ना, और उसको डिवाइड करा के फिर मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से, तो ये आपको इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो 79.1 को आप डिवाइड करेंगे जिसके रिस्पेक्ट से निकालना है, ठीक है, इससे डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 210.9 आ गया। इसी तरह 69.5 को डिवाइड करेंगे आप इसी के रिस्पेक्ट से सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास इंडेक्स आपने बेसिकली कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि डेनवर के रिस्पेक्ट से जब आपने इंडेक्स निकाला है तो हाईएस्ट किसका आ रहा है, लोएस्ट किसका आ रहा है, ये आप यहाँ पे इजीली इसको जो है वो देख सकते हैं। इसका 100% आ रहा है, वो जाहिर सी बात है जब आपने इसको ही बेस बनाया और उसका इसके रिस्पेक्ट से ही निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये 100% ही होगा। यहाँ पे भी आप वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको 5 बिग सिटीज का दिया अभी एक क्वेश्चन जो असाइनमेंट में इंक्लूड करेंगे आप पॉपुलेशन इंडेक्स निकालने का। तो उसमें जब आप कोयटा का, क्योंकि आपको निकालना है लाहौर के रिस्पेक्ट से, तो जब लाहौर का लाहौर के रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको 100% ही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, वो 100% होगा, ये आप देख लीजिएगा। तो ये इस तरह से है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ में नहीं आई? सब आ गया। नो सर, No, समझ में आ sir. गई सब कुछ। ठीक है, नोट कर लिया। इसी क्वेश्चन में आप बच्चे जो एक काम करेंगे वो ये करेंगे कि इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और उसमें लॉस एंजलिस, आप नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा आपके पास, पूरा डाटा यही है पैसेंजर्स का। आप सिर्फ से जो बेस बनाएंगे वो बेस बनाएंगे आप किस एयरपोर्ट को बनाएंगे बेस, आप लॉस एंजलिस को आप बेस बना के और फिर दोबारा से कीजिएगा इसको दोबारा, ठीक है। ये फिर आपका उसमें असाइनमेंट में इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया सब बच्चों को क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। यस सर, हो गया क्लियर। ये आपने नोट कर लिया ये? पिक्चर ले लीजिए। यस सर। ठीक है, आप पिक्चर ले लें, बाद में इसको कर लीजिएगा। ये आप इसमें असाइनमेंट का क्वेश्चन में आप लिख लें, पूरा कॉपी कर लें, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो मैंने आपको क्वेश्चन चेंज करके दिया है आप इसमें ये यहाँ पे ये लिखा है व्हाट कंपेयर टू, इसको चेंज कर दीजिएगा, किससे रिप्लेस कर देंगे? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस से। तो आप इसको बस ये इसमें चेंज करके क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा और फिर वैल्यूज निकाल लीजिएगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा ये,
ठीक है। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें तो आपको वर्बली बता चुका हूँ कि हम डाटा को क्यों कन्वर्ट करते हैं इंडेक्स में चेंज करने के लिए। बेसिकली हम रेटिव चेंज देख रहे होते हैं कि एक बेस ईयर से कितना चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 सिटीज़ थी, इसमें सबसे पहले आपने डेनवर को बेस बना के चेक किया, तो बेसिकली ये आप चेक कर सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट से, डेनवर के रिस्पेक्ट से बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें कितना चेंज आ रहा है। ये बेसिकली इसके रिस्पेक्ट से आप देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में आपको ये लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के रिस्पेक्ट से देखेंगे, तो अब आप इसके रिस्पेक्ट से देखेंगे कि इन परसेंट कितना चेंज आ रहा है बाकी एयरपोर्ट्स में पैसेंजर्स में, ठीक है ना। तो अगर आप डेनवर के रिस्पेक्ट से थे तो ऑब्वियसली वो 100% होगा, ठीक है ना। और इसके अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो ये 142% बनता है, 146.7, 185.3 और 210.9 बनता है। लेकिन ये सब किसके रिस्पेक्ट से है? ये सब डेनवर के रिस्पेक्ट से है। तो ये बेसिकली जिस तरह मैंने शुगर का एक क्वेश्चन दिया कि शुगर प्राइस का दिया, तो उसमें भी आप ये वो 2016 को आपने बेस ईयर बना के देखा, तो आप देखेंगे कि 2016 के अकॉर्डिंगली 2020 तक जो है वो कितना चेंज आ चुका है। तो बेसिकली मेन पर्पस ये होता है। तो व्हाई वी कन्वर्ट डाटा इनटू इंडेक्स, ये फिर आप बच्चे आप उसको फर्दर खुद रीड कर लीजिएगा, कुछ तो मैंने आपको वर्बली बताया दिया काफी चीजें, ठीक है। ठीक है सर। कैलकुलेशन तरफ आते हैं। ओके, अदर इंडेक्सेस जो हैं वो, इसके अलावा और जो इंडेक्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो अनवेटेड इंडेक्सेस में दो पार्ट्स होते हैं अनवेटेड में, ठीक है। और इसमें इसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक है आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस इंडेक्सेस हैं, और दूसरा सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स है। फिर सेकंड है वेटेड इंडेक्स। वेटेड इंडेक्स में आपके पास लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स है और पैशिस प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिशर्स प्राइस इंडेक्स आता है, वैल्यू इंडेक्स आता है और स्पेशल पर्पस इंडेक्स है, जिसके फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं। इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है और S&P इंडेक्स है, ठीक है, स्पेशल एंड पर्पस इंडेक्स, ठीक है ना। ये डिफरेंट है जो हम इसमें इंशाल्लाह ताला देखेंगे, ठीक है। ओके, अनवेटेड इंडेक्स में देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है ना। सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस इंडेक्स है इसका। अनवेटेड में अगर आप बच्चों ने ऊपर नोट किया हो, 2 टाइप्स हैं इसकी, सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस इंडेक्स में या प्राइस रिलेटिव्स में इसका फॉर्मूला क्या है? सो ये आप इससे फैमिलियर हैं और इसका ये कैलकुलेशन बहुत सारी कर चुके हैं, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में भी आपने किया है। समेशन ऑफ पीआई का मतलब ये है कि सम फाइंड आउट करना है, जो भी आपके पास डिफरेंट जो क्वांटिटी आपको गिवन होंगी उनका आपको सम फाइंड करके डिवाइड बाय एन। ये आपको पता है एवरेज के लिए बेसिकली यूज हो रहा है। यहाँ पे वर्ड भी एक एवरेज यूज हो रहा है, तो एवरेज में आप बच्चों को फॉर्मूला भी याद आ गया होगा। आपने एक पॉपुलेशन एवरेज निकाला था और एक आपने पॉपुलेशन निकाला था और एक आपने क्या निकाला था? 2 तरह के एवरेज निकाले थे ना आपने। जी स्टूडेंट, क्या हुआ? याद नहीं आ रहा बच्चों को? एक तो सैंपल का निकालते हैं एवरेज, ठीक है, और एक पॉपुलेशन का एवरेज निकालते थे। याद आया नहीं आया? सैम्पलिंग में किया था हमने ये। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स को? याद आया नहीं है? पर याद नहीं आया। एक पॉपुलेशन एवरेज निकाला था, पॉपुलेशन इंडेक्स निकाला था, और एक सैंपल पॉपुलेशन एवरेज एक हमने निकाला था, ठीक है ना। मीन निकाला था, पॉपुलेशन मीन था, एक सैंपल मीन था। मीन यानी एवरेज ही होता है आपके पास। पॉपुलेशन में से कुछ हम सैंपल कलेक्ट करते थे, ठीक है ना, उनका हम मीन निकालते थे और फिर ये देखते थे कि जो मीन जो है वो पूरे पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन साइज का है, उसी तरह से तकरीबन उतना ही जो है वो उसके सैंपल का मीन है, ठीक है। इससे ये हमने काम किया था सैम्पलिंग के अंदर। आप उसको नोट्स को देखिएगा, प्लीज रिकॉल कर लीजिएगा बिफोर योर एग्जाम, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। समझ में आ गया सब बच्चों को फॉर्मूला इसका? सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव्स। आपको जो भी इंडेक्स गिवन होंगे, जो भी वैल्यूज गिवन होंगी, उसको आप सबका सम करके और उसका जितने भी नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स होंगे उसको डिवाइड कर देंगे उसके नंबर ऑफ डाटा पॉइंट से, तो ये आपके पास जो है सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स आ जाएगा आपके पास। आगे वैल्यूज आएंगी, वैसे मैं आपको उसमें एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स में क्या होगा आपके पास कि इसमें जिस तरह से एक बेस ईयर होता था उससे डिवाइड करते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक आपके पास होगा वैल्यूज होगी करंट ईयर की,
ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल एक अभी करंट ईयर है 2020 और हम देखना चाह रहे हैं 2016 में, अगर शुगर की एग्जांपल ले लें, ठीक है ना, तो पीटी जो होगा ये आपके पास होगा करंट ईयर का, हम देखना चाह रहे हैं ना कि कितना चेंज उसमें आया, तो फिर वो आपके ऊपर आएगा उसका सम। और करंट ईयर में जैसे एक वैल्यू तो मैंने आपको शुगर के लिए दिया मई मंथ, जो मंथ है मई, उसके रिस्पेक्ट से आपने इंडेक्स निकालना है। अच्छा, एक ये है कि आप देखें कि हर साल में 12 महीने हैं, ठीक है ना, तो हर साल में 12 महीने हैं, तो अगर 2016 की बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने की जो है वो शुगर प्राइस कितनी है, ठीक है ना। फिर 2017 में आ जाए, फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी शुगर वैल्यूज हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आप अगर 2019 की बात करें और उसमें देखना चाह रहे हैं आप ईयर वाइज, तो उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी शुगर प्राइस हैं हर मंथ का आप उसका सम कर लें अपॉन, और फिर आप देखना चाह रहे हैं कि चेंज आया 2016 के रिस्पेक्ट से कितना चेंज आया, तो 2016 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक आ जाए और सबका एवरेज ले लें, तो ये पीओ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? यस यस सर, आगे ठीक यस है, सर आगे। तो इसके रिस्पेक्ट से जो है वो आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इनमें इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो भी साथ साथ कैलकुलेशन का डिफरेंस भी देखते जाना है साथ साथ। पहला डिफरेंस आप उसमें देखिए, जहाँ एवरेज की बात हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर सिंपल आप बच्चे इससे फैमिलियर है कि किस तरह से जो है वो मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो उनको जस्ट सम करके टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट से फाइंड आउट करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 2019 की, आपसे कहता हूँ और आप निकाल लें उसमें कोई भी वैल्यू की, आप जो है वो मंथ वाइज उसके प्राइस निकाल लें, तो आप उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक उठाएंगे वैल्यू सारी और सबका मीन निकाल लेंगे, सबकी वैल्यूज को सम करेंगे, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ठीक है। एंड क्योंकि नंबर ऑफ मंथ तो 12 बनेंगे ना, तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल एग्रीगेटेड की जब बात करेंगे तो उसमें फिर आपके पास 2 ईयर होंगे, डिफरेंट ईयर्स होंगे, जिसका आपको जो है वो, और डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट वैल्यूज होंगी जिनका आपको सम फाइंड आउट करना होगा, और फिर उनका आप क्या लेंगे, फिर उनका आप जो है वो रेशियो लेके उनको डिवाइड करा के और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वेयर समीशन ऑफ पीटी जो है वो इज द सम ऑफ द प्राइसेस रेदर देन द इंडेक्सेस फॉर द पीरियड टी, एंड ये जो पी नॉट है ये इसके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज द सम ऑफ द प्राइसेस फॉर द बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर या बेस पीरियड है। अपॉन में जो आता है आपको पता है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमने सिंपल फॉर्मूला यही देखा है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस सर। अच्छा, इन दोनों यस ये आप, इट इज बेटर कि आप जल्दी जल्दी से इनकी ये नेम लिख के और इनके फॉर्मूले आप यहाँ पे अपने पास नोट कर लें जल्दी जल्दी, ठीक है। मेन हेडिंग होगी इसकी अनवेटेड इंडेक्सेस में, साइड हेडिंग होगी आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ दी प्राइस रिलेटिव्स या प्राइस इंडेक्स, और इसमें इसका फॉर्मूला लिखें, फिर सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स का फॉर्मूला लिखें। जल्दी जल्दी से फॉर्मूला लिख लें। सर। जी जी बोलो। तो ये 15-2 जो लिखा हुआ और इसके नीचे लिखा हुआ सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स 15-6, सर ये क्या बता रहा है? अभी तक किसकी बात कर रहे हैं? सर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में, सर जो उसी लाइन में आखिर में लिखा हुआ 15-2 और नीचे सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स 15-6, सर ये क्या बता रहा है? ये 15 माइनस, यस सर, यस सर। तो ये मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी अगर कोई इससे कोई अगर इसकी रिजेम्बलेंस होती है या इससे कोई कनेक्टिविटी होती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता। ये एक्चुअली आपको ये चैप्टर नंबर और ये इसमें नंबर 2
15 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3, ये इसको बता रहा है, इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये जस्ट एक नंबरिंग है। जी ठीक है सर। ठीक है, अरे ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसमें इसको आप इसको नोट नहीं कीजिएगा प्लीज। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों ने फॉर्मूला? यस सर। जी सर, कर लिया। वेरी गुड। ओके, लेस्पिट्स वर्सेस पैशिस इंडेक्स। इसमें लेस्पिट्स और जो पैशिस इंडेक्स है उसमें सबसे पहले इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़े से रीड करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से जो है वो, मेरा ख्याल है मैं आपको उसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो मैं आप बच्चों से क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, Yes. क्लियर हो गया? यस सर। या ये आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके स्टूडेंट, सिंपल एवरेज में आप देख सकते हैं इसमें 2 ईयर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स फॉर फूड प्राइस 2005 और 1995, ठीक है। इसमें आप देखें, आपको डिफरेंट जो है वो ये आइटम्स हैं, ठीक है, फूड आइटम्स हैं, ठीक है, और इनकी प्राइस है 95 में क्या प्राइसेस थी इसकी, ठीक है, उसका डॉलर्स में, ये उसका एवरेज प्राइस गिवन है। 2005 में क्या प्राइस हो गई थी उसका जो है वो डॉलर्स में गिवन है, ठीक है। सिंपल इंडेक्स, ठीक है, कैसे निकाला, ये इनका रेसिपल डिवाइड करके इसमें निकाला गया है, ठीक है ना। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सिंपल इंडेक्स है, ठीक है ना, ये बेस ईयर जाहिर सी बात है, इसमें जो है आपके पास ये 2005 को आप डिवाइड करेंगे जब 95 से, तो फिर ये आपके पास वैल्यूज आएंगी और मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो क्लियर है ना सब बच्चों को? देखिए 2 ईयर्स हैं, एक आपके पास है 95, दूसरा है 2005। आप करंट का निकाल रहे हैं, इसमें करंट है आपके पास 2005 की वैल्यू है 0.89, 0.89 और 0.77 को 7 से आप डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 115.6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आप नंबर्स में नोट करके रखें, ठीक है ना। इसमें एक आपके पास है 0.77, ठीक है, और दूसरी आपके पास कितनी, 0.89, 89। ठीक है, 89 है। तो इसमें आप 2005 इसको डिवाइड करा दें इससे, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई करा दें 100 से। मैं चलें एक ही में फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ये आपके पास था 95 का, साथ में देखते जाएं, क्योंकि आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, वो आप एक्सेल पे इस तरह बड़ा आसानी से कर सकते हैं, और अपने डाटा को, अपना जो रिजल्ट्स होंगे उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्सेल पे बड़े आराम से। तो यहाँ पे जो है आपके पास आप देख सकते हैं 2005 है, तो फॉर्मूले में क्या होता है कि ये आपके पास ब्रैकेट यूज करता हूँ मैं, ये आपके पास न्यूमरेटर होगा 0.89 इसकी वैल्यू 2005 की, ठीक है, अपॉन में फिर 95 का जो होगा वो आपके पास बेस होगा, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक यूज करते हैं इसमें, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 100 होगा। ये आपके पास आ गया, यहाँ से कंपेयर कर लें, आप देख लें यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 115.6 आ रहा है, और यहाँ पे 115.5 राउंड ऑफ कर जी, यस एग्जैक्टली, राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये पॉइंट के पास 6 ही बन जाएगा आपके पास, ठीक है। एक बात का लेकिन ख्याल रखिएगा कि अगर आप राउंड ऑफ नहीं कर रहे तो जितने पॉइंट के बाद जितने आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप यूज़ करते हैं उतना आंसर आपका एक्यूरेट होता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ साथ साथ कि अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आप उसको राउंड ऑफ मत कीजिएगा, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहने दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको जो है वो आपने जिस तरह से ये एक वैल्यू निकाली, इसी तरह बाकी जो आपके पास फूड आइटम्स हैं इनके लिए भी आपने ये सिंपल इंडेक्स आपने निकाल लिया, ये तो सिंपल इंडेक्स था, ये आपने निकाल लिया, ठीक है ना।
अब आप इसमें सिंपल एवरेज इंडेक्स जब निकालेंगे तो एवरेज के लिए क्या होगा, इन सब का एवरेज लेंगे। एवरेज तो आप बच्चों को पता है ना, अभी मैंने एग्जांपल भी दी थी हमने उसमें सैम्पलिंग मेथड में, और इसमें हम ये सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एवरेज फाइंड आउट करना, सैंपल का एवरेज फाइंड करना, पॉपुलेशन का एवरेज फाइंड आउट करना, या पॉपुलेशन मीन या सैंपल मीन फाइंड आउट करना। तो कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस कर दें, यहाँ लिखा हुआ भी है 115.6 प्लस डॉट डॉट का मतलब ये है इस वैल्यूज बीच जो बीच वाली वैल्यूज हैं ये सारी इसमें इंक्लूड हैं। लास्ट वैल्यू क्या 105.0 ये आ गई। इन सबको प्लस करेंगे डिवाइड बाई 6। 6 कहाँ से आ गया, ये वैल्यूज आप देखें कितनी बन रही हैं, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स, जितने भी नंबर्स हैं। तो आइटम्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 108.2 आ गया। क्लियर है? यस सर। नोट कर लें प्लीज जल्दी से। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात जो है वो ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि इसमें देखें डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, ठीक है ना। 95 में ये प्राइस थी इन फूड आइटम्स की, इसमें ब्रेड, ठीक है ना, वाइट, और ये कॉस्ट पर पाउंड ये आपके पास था, ठीक है ना। 2005 में ये वैल्यू हो गई, इतने डॉलर इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ इस फूड आइटम का ही आप इंडेक्स फाइंड करते हैं तो दैट विल बी सिंपल इंडेक्स, और ये आपके पास 115.6 आ रहा है, जो कि आपको बता रहा है कि कितना चेंज आया है, कितने %, ठीक है ना। 95 से लेकर 2005 तक कितना चेंज आया। अच्छा, ये जो आपके बता रहा है एवरेज, ये आपके पास इन सारे फूड आइटम्स का आपको बता रहा है कि इन सारे फूड आइटम का बेसिकली आपको सिंपल एवरेज इंडेक्स बता रहा है, जो 95 से लेकर 2005 तक के लिए है। एवरेज, इतना एवरेज जो है इन सारे फूड आइटम का जो है वो चेंज आ चुका है परसेंट में। समझ रहे सब स्टूडेंट? यस सर। ओके, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। गुड। तो ये तो था सिंपल एवरेज था अभी तक, जो हमने एग्जांपल में जो हमने डिस्कस किया है। ओके, अब देखते हैं सिंपल एग्रीगेटेड। अनवेटेड मीन के हैं, दोनों पार्ट्स हैं, आप बच्चों को याद होगा, अभी डिस्कस करके आए हैं ऊपर। तो सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स में अब आप क्या करेंगे, वो सेम एग्जांपल है, सारे वही फूड आइटम्स हैं। 95 इन द ईयर ऑफ 1995 के ये प्राइस हैं सारे डॉलर्स में, ये 2005 की प्राइस हैं, और ये इनके इंडेक्स हैं जो भी हमने डिस्कस कर लिए 6 ये आइटम्स के, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें आप देखें इन सब का सम आप लेते हैं तो वो आपके पास ये बन रहा है, ठीक है। 10.94 डॉलर बन रहा है, डॉलर्स बनते हैं। और 2005 के अगर आप लेते हैं प्राइस का, इनका आप सम लेते हैं तो ये 11.62 बनता है, ठीक है। और ये आपको याद होगा एग्रीगेटेड में मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, तो ये आपको बता रहा होता है, ये करंट ईयर के लिए बता रहा होता है, ठीक है। और ये वो ईयर है जिसको आपने बेस बनाया हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट से आप देखना चाह रहे हैं कितना चेंज आया है, ठीक है। तो ऊपर जो होगा पीटी जो होता है ये बेसिकली आपके पास करंट ईयर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से जो करंट ईयर है वो 2005 है, तो ये आपके पास पीटी हो गया, जो कि आपने इसका सम फाइंड आउट किया तो ये 11.62 था। और इसके अपॉन में क्या आएगा, समीशन ऑफ, समीशन आपको पता है सम फाइंड आउट करना, पीओ यानी आपके पास जो बेस ईयर है, ठीक है, बेस ईयर। तो ये 1995 था, इसका जो सम आ रहा था आपके पास डॉलर से, वो आ रहा था आपके पास प्राइस का 10.94 आ रहा था, ठीक है। तो इससे आपने इसको डिवाइड करा दिया और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास 106.2 आ गया। क्लियर है? यस सर। प्लीज नोट करें जल्दी से। सर इसमें सैम्पलिंग का इंडेक्स का क्या काम है फिर सर? मतलब हम डायरेक्ट भी क्या? कर सकते हैं अगर सैम्पलिंग ना निकालें, ये सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। आप क्या मतलब, आपका सैम्पलिंग नहीं निकालें, क्या मतलब? सर मतलब अगर हमने डायरेक्ट 1995 के सर समीशन निकाल दिया और 2005 के प्राइस के समीशन निकाल के उनको सॉल्व कर दिया, जी जी सर ये बिल्कुल। जो
तीसरा सैंपल इंडेक्स निकाला है, ये सिंपल हाँ। इंडेक्स है ना अच्छा सर, सिंपल, इसका अच्छा क्या सिंपल काम है इंडेक्स के बाद सर, इसका हाँ क्या इसका काम है? इसमें हाँ इसका इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये आप सिंपल इंडेक्स से ये देख रहे हैं, आपको याद होगा यहाँ जो मैंने आपको एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था, दो चीजें यहाँ आपको तो एक्सप्लेन काम की। है। यहाँ तो काम है, मैंने आपको यहाँ पे Yes, ये sir. भी एक्सप्लेन किया था, ये यहाँ पे इंक्लूड भी हो रहा है। उस टाइम मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इंडिविजुअल प्राइस देखें किस आइटम की, तो सिंपल इंडेक्स आपको बता रहा होता है कि इंडिविजुअली कितना चेंज आया 95 से लेकर 2005 तक। Yes, sir. और अगर एवरेज में देखते हैं तो आपने इस पूरे सिंपल इंडेक्स निकाल के फिर उसका आपने एवरेज लिया और वो आपको एवरेज में भी बता रहा है। तो इसी तरह Yes, से sir. सिंपल इंडेक्स में अगर आप ये देखना चाह रहे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा होता है, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको ये सिंपल एवरेज फाइंड आउट ही नहीं करना तो जाहिर सी बात है फिर तो उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, अगर आपको सिंपल इंडेक्स फाइंड नहीं करना, आपको जस्ट ये निकालना है, सिंपल एग्रीगेटेड निकालना है, इंडेक्स निकालना है। Yes, sir. ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स निकालने के लिए आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलरली कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ इस नंबर 1 पे जो फूड आइटम है या नंबर 2 पे जो फूड आइटम है, इसमें 95 से 2005 तक कितना चेंज आया, तो बेटर कि आप इसको इस कॉलम को भी बना लें, निकाल लें। ठीक है सर। लेकिन एग्जाम में इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स, तो उसमें इसकी ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये पूछा ही नहीं है, तो आप ये निकालना जरूरी नहीं है आपको कि आप ये निकालें। ठीक है सर। ठीक है, और अच्छा इस स्लाइड में ये यहाँ पे क्यों आ रही है, इस स्लाइड में इसलिए आ रहा है कि इन्होंने इसी एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल से ही आपको सिंपल एवरेज निकाला और उसी एक एग्जाम्पल से आपको सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स निकाल के बता रहे, तो इसलिए ये उसी को उन्होंने कॉपी पेस्ट चलाया, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास ये कॉलम जो है वो हाईलाइट होगा। अदरवाइज यू आर राइट कि इसका कोई यहाँ पे यानी पर्पज नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली देख सकते हैं कि सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स जो है वो बेसिकली जो बेस ईयर है और जो करंट ईयर है उसके जो भी प्राइस रेट है उसके जो है वो हम सम से निकालते हैं बेसिकली, तो उसमें इसका कोई जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसलिए अगर आप ये ना भी निकालें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, वेटेड इंडेक्स, ये कर लिया सब बच्चों ने, नोट कर लिया ना? यस सर। वेरी गुड। जी सर, कर लिया। आईडी भी हो गया बच्चों को कि कैसे जो है वो हम सिंपल एवरेज इंडेक्स निकालते हैं और कैसे सिंपल एग्रीगेटेड इंडेक्स निकालते हैं, उसमें डिफरेंस भी आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। वेटेड इंडेक्स की बात करते हैं, उसमें वेटेड इंडेक्स में बेसिकली ये लेस्पेर्स प्राइस इंडेक्स है और दूसरा है आपके पास ये पैशिस प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, इसके फॉर्मूले आप नोट कर लें इसमें। ठीक है, पहले तो आपको पीटी और पी ऑफ टी और क्यू नॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट है और इसका सम निकालना है, और उसमें आपको आइडिया हो रहा होगा, इसका मतलब आपको जब ये दो कॉलम्स गिवन होंगे पीटी और क्यू नॉट वाला या क्यू ओ वाला, तो उसका मतलब उन दोनों का आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, उन दोनों का आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जिस तरह की कैलकुलेशन आप पहले करते हैं स्टेट्स के अंदर, ये आप बच्चों को याद होगा, आप बच्चे फैमिलियर है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले Yes, sir. आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद उस कॉलम का सम कर लेंगे। अब ये आगे एग्जाम्पल भी आएगी इंशाल्लाह, वहाँ पे फिर आपको इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। तो अपॉन में क्या है, पी नॉट और क्यू नॉट का सम है मल्टीप्लाई बाय 100 है। पी आपके पास क्या है, इज द प्राइस इंडेक्स। पीटी क्या है आपके पास, इज द करंट प्राइस। करंट प्राइस आप समझ गए होंगे, जो करंट ईयर की जो बात की जा रही है जिसकी। ठीक है, पी नॉट क्या है आपके पास, इज द प्राइस इन द बेस पीरियड। बेस पीरियड यानी ये बेसिकली पिछले ईयर्स में से बात हो रही है कि अभी पिछले पुराने गुज़िश्ता सालों में से आप किसको बेस बनाते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की उसमें दो थे हमारे पास, एक तो 2005 था, दूसरा 1995। तो करंट ईयर वहाँ पे क्या हो गया, 2005 हो गया, और बेस जो हमारे पास ईयर हो गया वो 1995 हो गया। ठीक है, पी नॉट की बात करें, पी नॉट आपके पास है इज द प्राइस इन द बेस पीरियड, बेस पीरियड की प्राइस हो गई। और क्यू नॉट की बात करें तो वो इज द क्वांटिटी यूज्ड इन द बेस पीरियड। ये क्वांटिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू। ठीक है, यानी कितनी क्वांटिटी थी। अब इसमें ये भी होगा, सिर्फ प्राइस नहीं होगी, प्राइस के साथ साथ क्या होगा, उसकी क्वांटिटी भी होगी। ये कितनी क्वांटिटी, 2 थे, 4 थे, 6 थे, 8 थे, मिलियंस में थे, बिलियंस में थे, ये उस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो ये तो था फॉर्मूला लेस्पेर्स प्राइस इंडेक्स का था। ओके, पैशिस की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास है पीटी और क्यूटी। ठीक है, पी आपको पता है प्राइस है, क्यू आपको पता है क्वांटिटी है। ठीक है ना, यहाँ पे नॉट आप समझ रहे हैं बेस के लिए यूज होता है और ये करंट के लिए यूज होता है टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉर्मूले पे थोड़ा सा देख लीजिएगा और बहुत एहतियात कीजिएगा, स्पेशली एग्जाम, कि अगर आपने लेस्पेर्स की जगह पैशिस का फॉर्मूला लिख दिया तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और उसमें जो वेरिएशन है उसको थोड़ा सा देखिएगा। ऊपर पीटी और क्यू नॉट और अपॉन में पी नॉट और क्यू नॉट आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 100।
यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास पीटी और क्यूटी अपॉन में पी नॉट और क्यूटी आपके पास आ रहा है। यानी अगर यहाँ देखें कैशेज में, आप इस तरह से याद कर लें, इसको मेमोराइज कर लें कि क्यूटी और क्यूटी आ रहा है और इसमें क्यू नॉट और क्यू नॉट आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आप थोड़ा सा अगर मेमोराइज कर लें तो मेरा ख्याल है ईजी हो जाएगा। लेस्पर्स में नॉट और नॉट आ रहा है क्यू के साथ, ठीक है ना। और ये तो दोनों सेम ही है, पीटी और पीयू। पीटी और पीयू प्राइस के लिए जो है वो दोनों सेम है। जो डिफरेंस आ रहा है लेस्पर्स में बेसिकली क्यू नॉट आपको पता है कि बात की जाती है, ये बेस ईयर की बात की जाती है, और इसमें जो है वो बात की जा रही है वो करंट ईयर की बात की जा रही है, क्वांटिटी की, ठीक है। क्यू क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता होता है, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है आप क्लियर से मतलब अंडरस्टैंड कर लिया होगा बच्चों ने। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि पी जो है वो बेसिकली प्राइस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीटी जो है वो करंट प्राइस की बात कर रहा है, बात की जा रही है, और पी नॉट जो है वो बेसिकली प्राइस ऑफ द बेस पीरियड है, और क्यूटी जो है वो क्वांटिटी यूज इन द करंट पीरियड है, ठीक है ना। और क्यू नॉट आपके पास क्वांटिटी यूज इन बेस पीरियड। ये फॉर्मूले नोट कर लें आप लोग जल्दी से।